आज फिर अचानक मोहित कमरे में आ गया और मैं उस वक्त अपने भीगे बालों को तौलिए से सुखा रही थी, क्योंकि मैं अभी अभी नहाकर बाथरूम से निकली थी। और अचानक उसे अपने कमरे में देखते ही मैंने अपना दुपट्टा सिर पर ओढ़ लिया और उसे डांट भी दिया कि लॉक करके भी तो अंदर आ सकते थे। लेकिन मोहित की तो आदत थी, वो कभी भी मेरे कमरे में आता तो लॉक नहीं करता। जब भी उसका मन करता मुंह उठाकर दंदनाता हुआ मेरे कमरे में चला आता था। और जब भी मैं उसे डांटती, उसके मुंह पर बस एक ही बात होती जो वह हमेशा कहता रहता था, मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं बिना लॉक के भी तुम्हारे कमरे में आ सकता हूँ। फिर मैंने कहा, पति हो, मगर तुम्हें भी पता है कि अभी मेरी विदाई की रस्म नहीं हुई है और साल भर तक हम दोनों को एक दूसरे से अलग रहना है और किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं बनाना है। तुम्हें इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती है? आज मुझे भी मोहित की हरकतों पर बहुत ही गुस्सा आया था और मैंने भी उसे चार बातें सुना दी थी। मैंने उससे कहा, तुम्हें याद होना चाहिए, हमारी शादी इसी शर्त पे हुई थी कि हम दोनों अभी सिर्फ नाम के पति पत्नी रहेंगे और हमें अपनी मर्यादा में रहना पड़ेगा। मैंने उसे हमेशा की तरह चेतावनी दी और याद दिलाया कि हमारा रिश्ता जायज सही, लेकिन अभी उसमें कुछ बंदिशें हैं जो कि हमें किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ना है। अच्छा ठीक है बाबा, तुम तो हमेशा झांसी की रानी ही बन जाती हो। तुम ही जरा सोचो, इतनी खूबसूरत बीबी अगर आंखों के सामने हर वक्त रहे तो फिर कोई भी पति अपने आप पर कैसे काबू रखे? यह कहकर मोहित धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा और मेरे गीले बालों पर अपनी उंगलियों को नचाने लगा। उसकी आंखों में अब नशा और खुमासा छाया हुआ था, जो हर वक्त मेरे करीब आने पर उसकी आंखों में उतर आती थी और मुझे उसकी इसी खुमारी से डर लगता था। मेरे बालों से पानी की बूंद टपक कर मेरे बदन को भिगो रही थी, जो अब भी कुछ बूंदें मेरी गर्दन पर पड़ी हुई थी। और मोहित उन बूंदों को अपने ओठों में समेटने ही वाला था कि मैं एकदम हड़बड़ाकर पीछे हटी और उसे कहा, मोहित यह क्या बदतमीजी है, पीछे हटो। मैंने उसे जोर से डांट दिया तो उसने कहा, अच्छा अच्छा जंगली बिल्ली, मत बनो, हट जाता हूँ। फिर मैंने कहा, अपनी हदें कभी मत भूलना, जब तक मेरी विदाई की रस्म नहीं हो जाती तुम कभी भी इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी मत करना। मुझे पता है कि तुम्हें वह के बिना रहा नहीं जा रहा है। मेरी ये बात सुनकर उसकी आंखों में शरारत नाच उठी, कहने लगा, अच्छा मैं क्या करना चाहता हूँ जरा उस पर रोशनी डालना पसंद करेंगे? उसे अच्छी तरह मालूम था कि मैं उसके सामने खुलकर कुछ भी कह नहीं पाऊंगी, इसलिए वह मेरी हालत का मजा ले रहा था। मैंने कहा, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो, लेकिन तुम अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा कभी करने ही नहीं दूंगी। मैंने उंगली उठाकर उसे वार्न किया। उसने मेरी उंगली को अपनी उंगली से नीचे करते हुए कहने लगा, देख लेना, किसी दिन कर भी गुजरूंगा और मुझे कोई उसे रोक कर तो दिखाए। उसकी इस बातों पर मैं सिर्फ घूरकर देखती रह गई। फिर मैंने कहा, क्या चाहिए तुम्हें और क्यों मेरे कमरे में आए हो? कहने लगा, तुम्हें पता तो है इस समय ऑफिस जाता हूँ और मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वह खाना बना नहीं पाई है और इसलिए मैं अपनी बीबी से मिन्नतें करने आया हूँ कि मुझे नाश्ता बनाकर दे दो। तो मैं मुस्कुराते हुए कहने लगी, हाँ हाँ चलो मैं अभी आ रही हूँ। और फिर वह मेरी तरफ एक ठंडी सांस छोड़कर बाहर चला गया। मैं जानती थी कि मोहित मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। हालांकि हम दोनों की शादी परिवार की मर्जी से ही हुई थी, लेकिन वह मुझसे उम्र में 5 साल छोटा था और जब रिश्ता मेरे लिए आया था तब मैंने इस बात पर बहुत ही आपत्ति जताई थी। मैंने रिश्ते पर खूब हंगामा किया था कि मैं इतने छोटे लड़कों को अपने पति के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं करूंगी। लेकिन मोहित मुझसे इतना प्यार करता था कि उसने सारे घर वालों के सामने खुल्लम खुल्ला कह दिया था कि अगर मेरी शादी स्नेहा से नहीं हुई तो फिर मैं जीवन भर कुंवारा रह जाऊंगा और कभी किसी लड़की की तरफ आंखें उठाकर भी नहीं देखूंगा। असल में मेरी मम्मी और मोहित की मम्मी दोनों कॉलेज के समय की ही दोस्त थी और हम दोनों के परिवार वाले आमने सामने ही रहते थे। सिर्फ एक दीवार का ही फासला था, क्योंकि दोनों दोस्त ने मिलकर एक साथ ही घर बनाया था और बीच में सिर्फ एक दीवार की ही लकीर थी, बाकी कुछ भी अलग नहीं था। लेकिन मुझे उम्र के कारण मोहित बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वैसे तो वह देखने में काफी खूबसूरत और स्मार्ट था, लेकिन वह मुझसे 5 साल छोटा भी था।
परंतु मोहित को इस उम्र से कोई मतलब नहीं था। वह तो मुझे दिलो जान से प्यार करता था और सिर्फ उसकी मोहब्बत के कारण ही उसकी मम्मी और मेरी मम्मी को इस रिश्ते के लिए हाँ करना पड़ा। वैसे मेरी अपनी कोई पसंद तो थी ही नहीं और मैं किसी में कोई दिलचस्पी भी नहीं रखती थी, इसलिए ना चाहते हुए मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दिया। और वैसे भी सिवा इस बात के कि वह मुझसे उम्र में 5 साल छोटा था, उसमें और कोई दूसरी खामियां नहीं थी। वह बहुत ही हैंडसम, खूबसूरत और नौजवान था। उसके पीछे तो बहुत सारी लड़कियां लगी हुई थी और हर कोई चाहता था कि वह मोहित से शादी कर ले। लेकिन मोहित था ही कि वह मेरा दीवाना था। अभी मेरी उम्र 26 साल थी और वह करीब 22 साल का था। और फिर इस शादी में यही फैसला लिया गया, जब तक मोहित की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाएगी और वह कारोबार संभालने के लायक नहीं हो जाएगा, तब तक हम दोनों के बीच में पति पत्नी वाला कोई रिश्ता नहीं बनेगा। सिर्फ हम दोनों नाम के ही पति पत्नी रहेंगे और हम दोनों को 1 साल तक यह बात माननी पड़ेगी, तभी हम दोनों की शादी हो सकती है। मैं माँ पापा की इकलौती बेटी थी और मेरे पापा की मौत हो चुकी थी और मैं माँ के साथ अकेले इस हवेली में रहती थी। और मोहित भी अपने माँ बाप का इकलौता ही बेटा था। बहुत हैंडसम और खूबसूरत था और किसी भी लड़की का सपना हो सकता था। मगर मैं सिर्फ इस वजह से शादी करने राजी नहीं हुई थी, वह मुझसे 5 साल छोटा था और मैं जानती थी कि औरत वैसे भी जल्द ही बूढ़ी हो जाती है। मगर मोहित की जिद के आगे सबको हार माननी पड़ी, क्योंकि वह कहता था कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ स्नेहा से ही करूंगा, वरना पूरी जिंदगी कुंवारा ही बैठा रहूंगा। और जब उसकी मम्मी ने मेरी मम्मी को यह बात बताई, मेरी मम्मी को इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था और फिर मुझे भी इस रिश्ते के लिए सर झुकाना पड़ा। मैंने इस रिश्ते का खूब विरोध किया था, भूख हड़ताल तक की थी, मगर मोहित ने साफ कह दिया था कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ लड़की, क्यों मेरी जान लेने पर तुली हो? तुम चाहे भूख हड़ताल करो या चाहे धरने पर बैठ जाओ, शादी तो मेरी तुम्हारे साथ ही होगी। और फिर मैंने भी आखिरकार हथियार डाल दिया और इस तरह हमारी शादी सादगी के साथ इस शर्त पर हो गई कि जब तक मोहित पढ़ाई खत्म करके बिजनेस नहीं संभाल लेता है, तब तक मेरी विदाई की रस्म नहीं होगी। मैं तो चाहती थी कि जब मोहित बिजनेस संभाल ले तभी हमारी शादी हो, लेकिन मोहित कहने लगा, नहीं, मैं अभी शादी कर लेता हूँ, नहीं तो क्या पता कल तुम्हारा कहीं मन बदल गया तो फिर मैं क्या करूँगा। और मैंने तो तय ही कर लिया है कि शादी करूँगा तो सिर्फ तुमसे ही करूँगा, और कल अगर किसी कारण से तुम मेरी ना हो पाई तो फिर मैं अपनी जान दे दूंगा। और फिर मोहित की इस धमकी भरी बातों को सुनकर परिवार वालों ने मिलकर इसका यह सॉल्यूशन निकाला। लेकिन मोहित से शादी हो जाने के बाद मोहित तो अब और भी ज्यादा शेर बन गया था। अब तो वह बात बात पर मुझसे अपने प्यार का इजहार करने लगा था। जब भी उसे मौका मिलता मेरे करीब आ जाता और अपने हदें पार करने की कोशिश करने लगता था। जब मैं उसे मना करती तो वह कहता कि मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरा तुझ पर पूरा हक है। और उसकी यह बात सुनकर मैं शर्म के मारे पानी पानी हो जाती थी। मैं तो कोशिश करती थी कि कम से कम मोहित के सामने जाऊं, लेकिन एक ही घर था और मेरी यह कोशिश नाकाम हो जाती थी। दिन में 2-3 बार मेरा मोहित से सामना हो ही जाता था और वह भी शायद मौके की तलाश में रहता था। जहां कहीं मैं उसे दिखाई देती, फौरन मेरे पास पहुंच जाता था। उस रात भी बैठे में कोई नॉवेल पढ़ रही थी, मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर मोहित का नंबर जगमगाने लगा। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 1 बज रहा था। मैं समझ गई जरूर मुझसे रोमांस भरी बातें करेगा कि स्नेहा, तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता है, अपने कमरे का दरवाजा खोलो, मैं अभी तुम्हारे कमरे में आ रहा हूँ, या तुम ही मेरे कमरे में आ जाओ। दोनों प्यार मोहब्बत भरी बातें करेंगे। और मुझे पता था उसके प्यार मोहब्बत भरी बातें किस हद तक होती थी। मैंने झुल्लाहट में आकर मोहित का फोन रिसीव कर लिया था। दूसरी तरफ से उसके कहराने की आवाज आ रही थी और मेरा दिल थक सा रह गया था। मैंने बेताबी से पूछा, मोहित क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? कहने लगा, कुछ नहीं, बस अलमारी के ऊपर से अपने कुछ बुक्स उठा रहा था, टूल फिसल गया और मैं नीचे गिर गया हूँ, कमर में मोच आ गई है। अब इतनी रात में मम्मी को क्या परेशान करना, तुम ही कमरे में आकर मेरी हेल्प कर दो, कमर पर कुछ बाम वगैरह लगा दो ताकि मुझे दर्द से आराम मिल जाए। मैं मोहित के गिरने को सुनकर
बेचैन हो गई थी और बिना सोचे समझे मैं मोहित के कमरे में चली गई। देखा तो मोहित बेड पर औंधे मुंह लेटा हुआ था और दर्द से करहा रहा था। मैंने कहा, मोहित तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? कहने लगा, पता नहीं लेकिन कमर में बहुत ही ज्यादा दर्द है। मैंने पेन किलर तो खा ली है, लेकिन देखो दराज में बाम की शीशी पड़ी है, उसमें से थोड़ा सा मेरी कमर पे लगा दो। मैं बाम की शीशी उठाई और मोहित के करीब बैठ गई। मोहित की चोट देखकर मेरे दिल से यह ख्याल बिल्कुल निकल गया था कि मैं इस वक्त बिल्कुल अकेली हूँ और वह मेरे साथ कुछ भी शरारत कर सकता था। सबसे पहले मोहित को सीधा करके उसके शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने शर्ट को उतार कर रख दिया और मोहित को उल्टा करके उसके पीठ पर बाम लगाने लगी। वह जहां जहां दर्द बता रहा था, मेरी उंगलियां उसके पीठ पर बाम लगा रही थी। फिर अचानक ही मोहित ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे बेहद करीब आ गया। उसकी गरम गरम सांसों में अपने चेहरे पर महसूस करने लगी थी, जिस कारण से मेरे दिल की धड़कनों ने शोर मचाया। मैंने कहा, मोहित मैंने तुम्हें बाम लगा दिया है और अब मैं जा रही हूँ। सुबह तक तुम्हें आराम मिल जाएगी। मुझे मोहित की आंखों में कुछ और ही चमक नजर आ रही थी। मैं जल्द से जल्द इस कमरे से फरार होना जाना चाहती थी, लेकिन मोहित ने मेरा हाथ और भी कसकर पकड़ लिया और कहने लगा, स्नेहा, सीने में भी दर्द है, यहाँ पर भी थोड़ा सा बाम लगा दो। यह कहते हुए उसने मेरा हाथ अपने सीने पर रख दिया और उसका एक हाथ मेरी कमर तक चला गया था। मेरे शरीर में जैसे करंट ही चला गया था। मोहित की आंखों में इस वक्त मैंने प्यार का जो रंग देखा था, उससे मेरा दिल धड़क उठा था और अब मैं जल्दी से खड़ी हो गई। मैंने कहा, मोहित यह क्या बदतमीजी है? एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ और तुम हो कि मेरे साथ बदतमीजी पर उतर आए हो। मोहित हंसकर कहने लगा, इसमें बदतमीजी वाली कौन सी बात है? तुम मेरी पत्नी हो और पति की खिदमत करना हर पत्नी का फर्ज होता है। मैं आज उसे कोई और मौका नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी थी, लेकिन मोहित ने बहुत ही फुर्ती के साथ उठकर तेजी से मेरा रास्ता रोक लिया और मुझे खींचकर अपने करीब कर लिया। वह मेरे बालों को संवारते हुए कहने लगा, तुम्हें मेरे पीठ की दर्द का एहसास है, लेकिन तुम्हें मेरे दिल में जो दर्द है उसका एक जरा भी एहसास नहीं है। मेरे जज्बात अब मेरे काबू में नहीं है और अब मैं बस तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। आज की रात अपनी सारी चाहत तुम पर लुटाना चाहता हूँ। अब और इंतजार नहीं होता, प्लीज इनकार मत करना। यह कहकर मोहित मेरे गर्दन पर किस करने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैंने मोहित को झटके से धक्के देकर अलग कर दिया और कहा, यह गलत है। हमें अपने बड़ों के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहिए। उन लोगों ने हम पर जो भरोसा किया है, हमें उस पर टिके हुए रहना चाहिए। उन लोगों ने हमसे क्या मांगा है? सिर्फ 1 साल का समय ही ना मांगा है। 1 साल के बाद मेरी विदाई हो जाएगी। उसके बाद तुम अपने सारे जज्बात को, इस प्यार मोहब्बत को जितना चाहो मेरे ऊपर लुटाते रहना, लेकिन अभी नहीं। यह कहकर मैं जल्दी से कमरे से निकल आई थी, लेकिन मोहित की हरकतें अब दिन पर दिन और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। कमरे में आकर मेरे दिल की धड़कनों का तूफान जैसे तैसे शांत हुआ था, लेकिन एक बात तो सच थी, अब उसकी यह हरकतें मुझे अच्छी लगने लगी थी और उसकी इन्हीं सब हरकतों की वजह से मेरा दिल भी अब बेचैन होने लगता था, लेकिन मैं अपनी हदों को पार नहीं करना चाहती थी। मैं मोहित से नाराज थी और मैंने उसे अपनी नाराजगी दिखाई थी, लेकिन मोहित ने सॉरी बोलकर मुझे मना लिया था और मुझसे वादा लिया था कि वह आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा और मैंने भी उसे माफ कर दिया था। लेकिन अभी भी उसकी शरारत कम नहीं हुई थी। पहले जो थोड़ी बहुत पर्दा थे, अब वह भी खत्म हो चुकी थी और मैं उसकी इस हरकतों से बेवक्त परेशान हो जाया करती थी। वह कभी भी दंदनाता हुआ मेरे कमरे में किसी भी टाइम चला आता था और यह बात मुझे बहुत ही बुरी लगती थी। हालांकि धीरे धीरे अब मुझे भी उसकी यह हरकतें अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि शादी के बाद हर लड़की की सोच बदल जाती है। भगवान खुद ब खुद उसके दिल में उसके पति के लिए प्यार डाल ही देता है। अब मेरे दिल में भी मोहित के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी थी, क्योंकि वह था ही इतना खूबसूरत और हैंडसम कि मैं उससे दूर रह ही नहीं पा रही थी। लेकिन फिर भी मैंने उसके सामने अपने प्यार का इजहार नहीं किया, क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं जरा सा भी उसे प्यार दिखाऊंगी तो फिर वह हमारे बीच मौजूद सारी हदों को भूल जाएगा
और अपनी मनमानियां पर उतर आएगा। और यही मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि इस उम्र में दो जवान जिस्म जब कब एक दूसरे की बाहों में समा जाता है, पता ही नहीं चलता है। मैं मानती थी कि हमारा रिश्ता जायज था, लेकिन बड़ों ने जो हम पर विश्वास जताया था, मुझे उस पर कायम रहना था। घर वालों ने 1 साल का वक्त हम लोगों से मांगा था, और मैं नहीं चाहती थी कि इन 1 सालों में हम दोनों के बीच ऐसा कुछ हो कि मेरी नजरें शर्म से झुक जाए। लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने कि मेरी दुनिया ही बदल कर रख दी। उस रात हमारे घर वाले किसी शादी में चले गए थे। मोहित अपने किसी दोस्त से मिलने गया था, इसलिए वो शादी में नहीं जा सका था। और मैं वैसे भी जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे यूं शादियों में जाना अच्छा नहीं लगता था। वैसे भी वह दूर के रिश्तेदार थे, इसलिए मैंने तो साफ साफ इनकार कर दिया। और फिर मेरी मम्मी और मोहित की मम्मी पापा सभी लोग शादी में चले गए। मोहित तो अपने दोस्त के यहाँ गया हुआ था, तो मुझे लगा शायद आज मोहित नहीं आ सकेगा, क्योंकि उसने कहा था उसे जरूरी काम के सिलसिले में अपने दोस्त से मिलने दूसरे शहर जाना है। घर में कोई नहीं रहने के कारण मैंने सारी खिड़कियां दरवाजों को बंद कर दिया, क्योंकि बाहर बहुत ही तेज हवा चल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि बारिश होने वाली है और कोई तूफान आने वाला है। फिर देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। मैं अपने कमरे की बालकोनी में खड़ी मौसम का नजारा ले रही थी और साथ में चाय भी पी रही थी। तभी अचानक मेरी नजर गेट पर पड़ी। मोहित की गाड़ी गेट के अंदर आ चुकी थी और मैं मोहित को देखकर हैरान हो गई थी। मैं सोचने लगी बाहर का मौसम खराब है, फिर भी यह घर क्यों चला आया। उसने तो कहा था कि आज दोस्त के घर पर ही रहूंगा। मैं एकदम से परेशान हो गई। वह गाड़ी से उतरा और गेट के पास चला आया। उसके पास गेट की चाबी थी और फिर वह घर के अंदर चला आया। वह पूरी तरह से भीग चुका था। मैं उसे दूर से ही देखकर हंसने लगी थी और फिर अपनी चाय रखकर मैं जल्दी से किचन में जाकर उसके लिए अदरक वाली चाय बनाने लगी, क्योंकि मोहित को बहुत ही जल्द ठंड लग जाती थी। जरा से मौसम में बदलाव आ जाता तो उसकी तबीयत पर असर पड़ने लगता था। मैं किचन में उसके लिए चाय बना रही थी, तो वह भीगे हुए कपड़ों में ही किचन में चला आया। तो मैं उसे कहने लगी, जाओ अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल लो और फिर किचन में आने की जरूरत नहीं है। सारा किचन गंदा हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी किचन की सफाई की है और तुम्हारे जूतों में बहुत ही कीचड़ लगा हुआ है। उसने कहा, एक तो मैं इतना परेशान होकर आया हूँ, ऊपर से तुम मुझे डांट रही हो। मैंने कहा, मैं डांट नहीं रही हूँ, बल्कि तुम्हारे लिए चाय बना रही हूँ। अब जाओ और जाकर कपड़े बदल कर आओ। वह अपने कमरे में चला गया और मैंने भी जल्दी से चाय कप में डाली और उसके पीछे पीछे कमरे में चली गई। दरवाजा को हल्के से दस्तक देकर कमरे में प्रवेश किया। वह कपड़े उतार कर सिर्फ टॉवल पहना हुआ था और दूसरे तौलिया से अपने गीले बालों को रगड़ रगड़ कर पोंछ रहा था। मैंने उसकी तरफ बिना देखे ही चाय उसके पास रख दी और कमरे से बाहर जाने लगी कि तभी उसने कहा, कहाँ जा रही हो, इधर आओ मेरे पास। उसने एकदम से धमकी दी थी और मैं वहीं ठहर गई। मैंने कहा, पहले अपना हुलिया ठीक करो, फिर आऊंगी, और अगर किसी चीज की जरूरत हो मुझे बता देना। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। यह कहते हुए जैसे मैं कमरे से निकलने लगी, उसने एकदम से मेरे बाजू को पकड़ा और मुझे अपने करीब खींच लिया। मैं उसकी हिम्मत पर हैरान रह गई थी। मैंने कहा, यह क्या हरकत है। उसने कहा, हरकत नहीं, यह प्यार है। कब से इस पल का इंतजार कर रहा था कि घर खाली हो और मैं तुम पर अपनी मोहब्बत लुटा सकूं। मैंने कहा, अपनी हद में रहोगे तो अच्छा होगा, वरना मैं बहुत बुरा पेश आऊंगी। उसने कहा, बुरा तो मैं पेश आऊंगा। अगर आज तुमने मुझे इनकार किया तो तुमने अभी सिर्फ मेरी नरमी देखी है, शक्ति नहीं। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे ऊपर मेरा हक है और यह हक भगवान ने मुझे दिया है। तुम इस चीज से इनकार नहीं कर सकती हो। मैंने कहा, मैं इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन दुनिया के भी कुछ कानून और नियम होते हैं और हमें उस नियम को मानना ही पड़ेगा। लेकिन वह तो पूरी तरह से अब बेकाबू हो चुका था। उसे मेरी कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। फिर मैंने कहा, मोहित चाय ठंडी हो रही है, पहले चाय तो पी लो। उसने कहा, पी लूंगा तो और भी गर्मी पैदा हो जाएगी, पहले ही खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ, उस पर से तुम कह रही हो चाय पी लो। मैंने कहा, मोहित बच्चों जैसी हरकतें मत करो।
तुम अब एक बड़ी मर्द बन चुके हो, इस तरह की हरकतें करते हुए अच्छे नहीं लगते हो। मैंने थोड़ा सा गुस्से में कहा तो उसने कहा, यही तो समस्या है कि मैं अब मर्द बन चुका हूँ। मेरे अंदर ख्वाहिश और जज्बात संभाले नहीं संभलते। ऊपर से पत्नी इतनी खूबसूरत हो और हर वक्त नजरों के पास रहे तो किसका दिल बेईमान नहीं होगा। कमबख्त, ऊपर से मौसम भी देखो कितना हसीन है। वह बिल्कुल मेरे पीछे आकर मुझे बाहों में ले चुका था और मेरी गर्दन पे किस करने लगा था, लेकिन मैंने उसे जोर से धक्का दिया और वह एकदम से जाकर दीवारों से टकरा गया। मैंने कहा, खबरदार जो मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं अभी मम्मी को फोन कर दूंगी और वह तुम्हारी तबीयत सीधी कर देगी। वह कहने लगा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज आज इनकार मत करना स्नेहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें एक जरा भी हर्ट नहीं करूंगा। मैंने कहा, वह तो तुम मुझे कर चुके हो। मुझे अंदाजा नहीं था तुम इतने चालबाज हो। अपने अंदर की गर्मी मिटाने के लिए ऐसे मौकों की तलाश में थे, बल्कि तलाश में नहीं, तुमने खुद ही मौका क्रिएट किया है। तुम जानबूझकर अपने दोस्त का बहाना करके घर से निकल गए। तुम्हें पता था कि मैं शादी में नहीं जाऊंगी, और फिर जब सारे घर वाले चले गए तो तुम वापस आ गए और अपने अंदर की हवस को शांत करने के लिए मेरे साथ इस तरह की बदतमीजी करने पर उतर आए। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा एकदम से लाल हो गया था। उसने कहा, इस तरह से तुम मेरी इंसल्ट मत करो और मेरे प्यार को कोई गलत नाम मत दो। मैं प्यार करता हूँ तुमसे और तुम पर पूरा हक रखता हूँ। तुम्हारे साथ कोई नाजायज रिश्ता नहीं बना रहा हूँ। मोहित की आंखों में गुस्से की वजह से सुर्खी चमकने लगी थी। उसकी मसल तन गई थी। पहली बार मैंने मोहित को इतने गुस्से में देखा था और अब मुझे भी अपने बोली हुई बातों पर अफसोस हो रहा था कि मैंने यह मोहित को क्या कह दिया। फिर थोड़ी ही देर के बाद मैं उसे प्यार से समझाने लगी। मैंने कहा, मोहित, बस एक साल और इंतजार कर लो, फिर मेरी विदाई की रस्म हो जाएगी और फिर उसके बाद जो दिल चाहे कर लेना। आखिर मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन देखो, आज तक मैंने तुम्हारी तरफ कोई गलत कदम नहीं उठाया। मेरी बात सुनकर मोहित एकदम से हैरान हो गया। फिर उसने कहा, स्नेहा, आज तुमने मेरा दिल जीत लिया। कब से मैं तुम्हारे मुंह से अपने लिए मोहब्बत सब सुनने को तरस रहा था। जिस लड़की से मैं दिलो जान से प्यार करता हूँ, जिसका चेहरा रोज रात को मेरे ख्वाबों में आता है, आखिरकार वह मेरे बारे में क्या सोचती है। लेकिन आज तुमने अपने प्यार का इजहार मेरे सामने करके मुझे और भी ज्यादा हिम्मत दे दी है। अब वह मेरे करीब आते जा रहा था और अब मेरे पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि मैं भी उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर चुकी थी और अब उसे रोकना नामुमकिन था। और फिर अब अचानक से मेरे दिल में भी यह ख्याल आने लगा कि आखिर मैं भी तो उसकी पत्नी हूँ। फिर मैं क्यों इतना घबरा रही हूँ? वह मेरा पति है और मुझ पर पूरा हक रखता है। फिर न जाने कैसे मैं भी उसके प्यार में डूबती चली गई और वह भी मुझ पर हावी होता चला गया। यह सब कैसे हुआ मुझे कुछ भी पता ना चला। उसने मेरे दुपट्टे को मेरे तन पर से अलग करके रख दिया था। फिर मेरे जोड़ों में से जो क्लिप लगी थी उसे खोलकर उसने मेरे बालों को भी आजाद कर दिया था। फिर मुझे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लेटा दिया और मैं बेहोश हो गई। क्या कैसे हुआ मुझे कुछ भी होश ना रहा। जब सुबह मेरी आंखें खुली तो मैं उसके कमरे में ही थी और मेरा सर उसके कंधे पर था और मोहित बेखबर सुकून की गहरी नींद सो रहा था। मैं जल्दी से भागकर अपने कमरे में चली आई। आखिर अपने हालत से रात में हम दोनों के बीच में जो हुआ था मुझे उसका भी एहसास हो चुका था। सच में जब लड़का लड़की अकेले होते हैं उसके बीच में तीसरा शैतान आ ही जाता है। और ऐसा पहली बार हुआ था जब घर वाले हम दोनों को अकेला छोड़कर चले गए थे और मोहित ने इसी बात का फायदा उठाया था। मैंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था और अब मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने अपनी हदें क्यों पार की, क्योंकि जब तक एक औरत मर्द को हिम्मत नहीं देती, मर्द कभी भी उस औरत के करीब नहीं जा सकता। मुझे तो उसे थप्पड़ मार देना चाहिए था। अगर इस तरह रोज रोज होने लगा तो क्या होगा? मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। सारा दिन कमरे से नहीं निकली और मोहित दरवाजा खटखटाता रहा। शाम को घर वाले भी आ गए थे और मेरा शरीर बुखार से तप रहा था। मम्मी ने मेरे माथे पर हाथ रखा तो परेशान हो गई। कहने लगी, तुम्हें इतना तेज बुखार था तो कहा क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। मैंने कहा, बस मौसम की वजह से ठंड लग गई है, मेडिसिन ले लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। जब मोहित को पता चला कि मुझे बुखार है तो
वह भी फिक्रमंद होकर मेरे कमरे में चला आया और मेरे माथे पर हाथ रख दिया। उसने कहा, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें बुखार है? मैंने कहा, मुझसे बात मत करो और जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। उसने कहा, क्या हो गया है? इतनी छोटी सी बात पर इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैंने कहा, तुम्हारी छोटी सी मामूली सी बात होगी, मगर मेरे इस बात से ज्यादा महत्वपूर्ण बात और कोई है ही नहीं। वह मेरे पास ही बैठकर बोला, स्नेहा, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वह गलत नहीं है। मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरा हक है तुम पर। मैंने कहा, अगर हक है तो फिर मेरी विदाई की रस्म करवाओ, घर में सभी से बातें करो और फिर उसके बाद अपने सारे हक पूरा करना और अपने पति धर्म निभाते रहना। मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। उसने कहा, मेरा बस चले तो मैं आज ही तुम्हारी विदाई की रस्म करवा लूं, लेकिन मेरे घर वाले पहले मुझे कमाने खाने वाले बनना देखना चाहते हैं। बस 1 साल रह गया है, मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। वह मेरे बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगा और वही खुमार उसकी आंखों में फिर से छाने लगी, लेकिन मैंने उसका हाथ झटक दिया और कहा, अगर आइंदा तुम मेरे करीब आए तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी। वह एकदम से मेरी बात सुनकर हंसने लगा और मेरे हाथ अपने गालों पर रखकर कहने लगा, वाह, मारकर देख लो, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। और फिर उसकी आंखों में शरत नाचने लगा था। मैंने अपना हाथ झटक दिया और कहा, जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। उसने कहा, नहीं, तुम्हें मैं डॉक्टर के पास लेकर चलूंगा क्योंकि तुम्हें बहुत ही तेज बुखार है। मैंने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, तुम बस यहाँ से चले जाओ। और फिर ना चाहते हुए भी उसे वहां से जाना पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि मैं अब सच में गुस्से में आ गई हूँ और अब उसकी एक नहीं सुनूंगी। मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मैंने अपने माँ का भरोसा तोड़ा था, जिन्होंने बार बार मुझसे कहा था कि बेटा, कभी भी इस रिश्ते का नाजायज फायदा मत उठाना। मैं जानती हूँ तुम्हारा रिश्ता मोहित से पूरी तरह जायज है, मगर हमें जमाने के हिसाब से चलना पड़ेगा। जब तक विदाई की रस्म नहीं होती, तुम कोई भी काम, ऐसा वैसा कदम बिल्कुल भी मत उठाना, मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तुम्हारा बाप वैसे भी इस दुनिया में नहीं है और हमारे अपने हम पर उंगलियां उठाने का एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि रिश्तों को बदलते हुए देर नहीं लगती है। और मैं अपनी माँ की बात याद करके सिसक रही थी। मैंने अपने लिए दिल में तय कर लिया था, कभी भी उसे अपने करीब नहीं आने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उससे 10 फीट की दूरी पर रहूंगी, उसके सामने कम से कम जाया करूंगी। मगर मैं नहीं जानती थी, अब एक बहुत बड़ी आफत मेरे गले पड़ने वाली है। एक ऐसी तलक जो मेरी जिंदगी को मजाक बनाकर रख देगा और सबके सब उंगलियां सिर्फ मुझ पर उठेगी। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा भारी भारी सी लग रही थी और बार बार मुझे चक्कर आने लगे थे। मोहित को तो मैंने मुंह लगाना ही छोड़ दिया था और ना ही उससे बातें करती थी और ना ही उसका कोई काम करती थी। वह मेरे करीब आने की कोशिश करता भी था, लेकिन मैं जल्द से जल्द काम निपटाकर वापस अपने कमरे में चले जाया करती थी। एक दिन मैं किचन में खड़ी थी कि अचानक मुझे जोर का चक्कर आया और मैं फर्श पे गिर गई। मेरे हाथ में चाय का कप था, वह भी मेरे ऊपर गिर गई। मेरी यह हालत देखकर घर में चारों तरफ शोर मच गया कि मुझे क्या हुआ और मैं क्यों गिर गई। मोहित भी भागता हुआ आया। वह बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। उसने मुझे अपनी बाहों में उठाया और गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गया। और वही हुआ जिसका डर था। डॉक्टर ने कह दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह खबर बम के जैसे घर वालों के सिर पर गिरी थी। मेरी मम्मी और मोहित की मम्मी दोनों सिर्फ एक दूसरे के मुंह देख रहे थे और मेरा तो हाल पूछिए ही मत। इतना शर्म आ रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि धरती फटे और मैं उसके अंदर समा जाऊं। शर्मिंदगी इतनी ज्यादा थी, मैं अपने घर वालों से नजर तक नहीं मिला पा रही थी। मैंने अपने किरदार पर एक दाग लगा दिया था। यह कैसा दाग था जिसे मैं न उतार सकती थी और न ही इसमें पीछा छुड़ा सकती थी। मैं अपनी नजरों में ही गड़ी जा रही थी। मेरी माँ सिर्फ शिकायत भरी नजरों से मुझे देख रही थी। माँ ने मुझसे कहा, मैंने तुम्हें कितना समझाया था, लेकिन तुमने हम लोगों पर बहुत ही नाजायज फायदा उठाया। कितनी बार कहा था कि तुम्हें कि अपने हद में रहना। मुझे तुम पर भरोसा था, विश्वास था, मगर तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया और तुमने मुझे जिंदा ही मार दिया। मैं कैसे नजरें मिलाऊं इस समाज के लोगों से, ना जाने अब क्या होगा। यह कहकर माँ मुझे मम्मी की बातें अंदर ही अंदर रुला रही थी। मेरा तो जी चाह रहा था कि मैं अपने हाथों से अपना गला घोट लूं और मर जाऊं। अगर शादी के बाद मेरी विदाई हो गई होती, आज मुझे दिन न देखने पड़ते
और ये खुशखबरी हम सबों के लिए एक वरदान की तरह होता। आज हम सभी लोग मिलकर इस पल का जोरदार से खुशियां मना रहे होते, क्योंकि माँ बनने की खुशी तो हर औरत की होती है। मगर मुझे यह सब कुछ आज अच्छा नहीं लग रहा था, जबकि मेरा बच्चा जायज था। मैंने अपने पति के साथ जायज रिश्ता बनाया था। अभी माँ मुझे और कोई बातें सुनाती, तभी मोहित कमरे में आ गया। उसके चेहरे पर भी हवाइयां उड़ रही थी और उसे हालात का अंदाज हो चुका था। वह मेरे माँ के करीब आया और कहने लगा, आंटी जी, आप परेशान क्यों होती है? स्नेहा मेरी बीबी है और मुझे इस खबर ने परेशान नहीं किया है, बल्कि मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और अब आप जल्द से जल्द स्नेहा की विदाई की रस्म अदा कीजिए और उसे विदा कीजिए। मोहित नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था, जैसे कि उसे इस बात का कोई भी फर्क ना पड़ा हो और यह इतनी बड़ी बात ना हो, मगर हम औरतों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी। माँ ने मोहित की तरफ शिकायत भरी नजरों से देखा और कहा, कम से कम तुम्हें तो अपने हद का ख्याल रखना चाहिए। मानती हूँ स्नेहा एक लड़की है, उससे गलती हो गई, मगर तुम तो एक मर्द हो। तुम्हें सोच समझकर उसके करीब जाना चाहिए था, जबकि तुम अच्छी तरह जानते थे यह सब कुछ विदाई की रस्म से पहले ठीक नहीं है। माँ की बात सुनकर वह कहने लगा, मुझे दुनिया वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि मेरे लिए तो स्नेहा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं उसका अपने से भी ज्यादा बढ़कर ख्याल रखूंगा। और इन सभी चीजों में स्नेहा की कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, क्योंकि मैंने स्नेहा को धमकी दी थी, अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे छोड़ दूंगा। इसलिए सारा कसूर सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मुझे मोहित से इस तरह की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि इसमें मैं भी बराबर की गुनहगार थी। लेकिन उसने मेरे ऊपर आंच तक न आने दी और सारा का सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। मोहित घर वालों के सामने कहने लगा कि जल्द से जल्द स्नेहा की विदाई की रस्म कर दो, ताकि किसी को कुछ भी पता ना चले। और वैसे भी यह बच्चा जायज है और मैं इसे पूरे दिल से अपनाने के लिए तैयार हूँ। हम सब घर आ गए थे और फिर घर वालों ने मिलकर आपस में सलाह मशवरा किया। मैं तो अपने कमरे में बंद हो गई थी, क्योंकि मैं किसी का सामना नहीं करना चाहती थी। मम्मी ने परिवार वालों को समझाया कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, हमें पिटाई की रस्म अदा कर देनी चाहिए। रहा सवाल मोहित की पढ़ाई की और बिजनेस की, वह तो विदाई की रस्म के बाद भी जारी रह सकता है, और फिर जैसी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी वह बिजनेस संभाल लेगा। घर का ही बिजनेस है, सभी कुछ सही हो जाएगा। वह इतना मेच्योर तो है कि अपनी जिम्मेदारियां नहीं भागेगा। और फिर अब सभी घर वालों मेरी विदाई की रस्म करने के लिए तैयार हो गए थे। घर में तैयारियां होने लगी, लेकिन मैं इसमें भाग ना ले सकी थी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब रही थी और डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट लिख दिया था। आज मेरी तबीयत सही रहती, मैं प्रेग्नेंट नहीं होती, तो आज मैं अपनी विदाई की रस्म के लिए खुद से शॉपिंग कर रही होती और अपने पसंद की ड्रेस खरीद रही होती। और मेरी मम्मी और घर वाले सभी लोग कितने खुश होते। हालांकि मोहित तो इन सब में बढ़कर हिस्सा ले रहा था, उसका तो खुशी के मारे बुरा हाल था। लेकिन मैं मायूस होकर बस अपने कमरे में बैठी रही थी। एक दिन मैं किचन में चाय बना रही थी तो मेरे पीछे से आया और कहने लगा, तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैंने उससे कोई बात नहीं की और बिना बात के पलटने लगी। उसने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे अपने सामने करके कहने लगा, कब तक मुझसे नाराज रहोगी? तुम तो जानती हो ना मैं कितनी तकलीफ में हूँ। मेरी तकलीफों को और मत बढ़ाओ और इस खुशी को एंजॉय करो, क्योंकि तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि हमने कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया है। हाँ, हमसे गलती जरूर हुई है, मगर इसे गुनाह समझकर मुझे सजा मत दो। मैं उस दिन बहक गया था, क्योंकि मैं एक मर्द हूँ, हम दोनों एक ही घर में रहते हैं और ऊपर से हमारा रिश्ता पति पत्नी वाला है, तो फिर भला मैं अपने आप को कैसे रोक सकता था? और मैं इस बारे में सोचता हूँ, मुझे कोई भी पछतावा नहीं होता है, क्योंकि मैंने अपनी पत्नी के साथ में रिश्ता बनाया है, किसी और के साथ में नहीं। और आज भी उस लम्हों को याद करता हूँ, अंदर ही अंदर मचल उठता हूँ। मैंने पहली बार तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और तुम पर अपनी मोहब्बत लुटाई थी, और मैं जिंदगी भर उन लम्हों को याद रखूंगा और आगे भी ऐसे लम्हे तुम्हें देता रहूंगा। उसने फिर से मेरे कान में शरारत भरी सरगोशी की और मैं लाल पड़ गई। मैंने उसे जोर से पीछे से धक्का दिया और कहा, चाहे कसूर मर्द का हो या औरत का, मगर फिर भी अपराधी औरत को ही समझा जाता है। तुम नहीं जानते हो कि मैं किन तकलीफों से गुजर रही हूँ। यह बच्चा मुझे बोझ लग रहा है। मैं इस समय को एंजॉय करना चाहती थी,
अपनी विदाई की रस्म की तैयारी पूरे दिल से करना चाहती थी, मगर तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं फुट फुट कर रोने लगी थी। उसने मुझे अपने गले से लगा लिया और मेरे बालों में उंगलियां चलाकर कहने लगा, तुम औरत बहुत ही भावुक होती हो, मगर खैर, अपने दिल का भड़ास अच्छी तरह से उतार लो, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा खुश रखूंगा। तुम्हें तकलीफ हुई, तुम वह लम्हा भूल जाओगी। और तो और मैंने तो हमारे बच्चे का नाम भी सोच लिया है। और वैसे विदाई की रस्म में सिर्फ एक ही हफ्ता रह गया है। तब तक अपनी भावनाओं को संभाल कर रखो। मैंने उसे छुट्टी काटी और किचन से निकलकर अपने कमरे में चली आई। और फिर एक हफ्ते बाद हमारी विदाई की रस्म पूरे खानदान वालों के सामने बहुत ही खुशी खुशी हुई। लेकिन समाज वाले कहने लगे, इतनी जल्दी विदाई की रस्म की क्या जरूरत थी, क्योंकि अचानक ही मेरी विदाई की रस्म होने लगी थी। मगर मेरी माँ ने सारी बातों को संभाल लिया और कहा कि बच्चे बड़े हो गए हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं। वैसे भी हमारी उम्र का तो कोई भरोसा नहीं। हम अपनी जिंदगी में ही बच्चों की खुशियां देखना चाहते हैं, और इसलिए जल्दी विदाई की रस्म कर दी। फिर जब मैं मोहित की दुल्हन बनकर विदाई की रस्म निभाई और विदा होकर मोहित के साथ अपने कमरे में आई, तो आज मैं सोचने लगी, कितना फर्क है इस पल में और पिछले पल में। यही कमरा था, यही मैं थी, और मुझसे रिश्ता बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरा आज वाला ही पति था। हालांकि रिश्ता तो अभी भी हमारा वही है, तो मगर कभी कभी जमाने के रीति रिवाज के मुताबिक भी चलना पड़ता है, वरना यह दुनिया ताने मार मार कर जीने नहीं देती है। आज अगर बिना विदाई रस्म के मोहित मेरे साथ अपनी मोहब्बत का खुलकर इजहार करता और जमाने भर की कोई परवाह नहीं करता। हालांकि हमारा रिश्ता तो वही था जो पहले था, मगर जमाना हम पर उंगलियां उठाती और हमें अपराधी बना दिया जाता। आज मोहित जब कमरे में दाखिल हुआ तो बहुत ही खुश था, और अब मैं भी यह खुशी दिल से महसूस करना चाहती थी। इसलिए अपने मूड को अच्छा रखा और पिछली बातों को भूल की कोशिश की। और फिर मैंने खुशी खुशी अपने आप को मोहित को सौंप दिया था। मैं बीती बातों को याद करके खुद का मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए खुद को मैंने बदलने की हर मुमकिन कोशिश की थी। और फिर सुबह मूड मेरा मोहित बिल्कुल ठीक कर चुका था, क्योंकि उसकी मोहब्बत में मैं हर कम हर तकलीफ भूल गई थी। आखिर में मैं सबको यह मशवरा देना चाहूंगी कि बेशक शादी के बाद रिश्ता जायज होता है, मगर फिर भी अपनी बेटियों की विदाई समय पर कर दीजिए, ताकि शर्मिंदा होने से बचा जा सके। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? प्लीज कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।